नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा में संकलित कवि केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता बनारस। सबसे पहले हम कविता का सार करेंगे और उसके बाद प्रसंग सहित व्याख्या, फिर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता का सार देखते हैं। बनारस कविता में कवि केदारनाथ सिंह ने बनारस शहर के सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश का सजीव चित्रण किया है और साथ ही बनारस की मान्यताओं, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति आदि के बारे में बताने का प्रयास किया है। बनारस शहर का जीवन चक्र धीरे धीरे निरंतर चलता है, जो कि जीवन की इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ शुरू होता है और शाम तक जलते शवों के साथ खाली होता जाता है। जीवन का प्रारंभ और अंत बनारस के घाटों में स्पष्ट दिखाई देता है। इस शहर के लोग बनारस की अंधेरी गलियों से गुजरते हुए शव को कंधे पर उठाकर दशाश्वमेध घाट पर जलाने के लिए ले जाते हैं। दशाश्वमेध घाट पर शव जलते ही रहते हैं, चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। देखते हैं इसकी प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता बनारस से लिया गया है। इस कविता में कवि ने बनारस शहर में बसंत के आगमन पर वहाँ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन की कुछ झलकियाँ प्रस्तुत की हैं। कविता का पहला पैरा हम करेंगे। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। शब्दार्थ हैं, बवंडर का अर्थ है आंधी, किरकिराना का अर्थ है मिट्टी की किरकिराहट। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि बनारस में वसंत ऋतु का आगमन बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ही होता है। कवि कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तब बनारस के लहर तारा तथा मडुवाडीह मोहल्लों की ओर से धूल भरी आंधी चलने लगती है। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस धूल भरी आंधी चलने से महान पुराने बनारस शहर में रहने वाले लोगों के मुंह में धूल चली जाती है, उन्हें धूल फांकनी पड़ती है, जिस कारण उनकी जीभ किरकिराने लगती है। विशेष है इसका भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, शब्दावली तद्भव तथा देशीय शब्दों का प्रयोग है। रस श्रृंगार रस की कविता है, काव्य गुण माधुर्य गुण विद्यमान है। अलंकार, बनारस शहर का मानवीकरण किया है, अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। अचानक आता में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर अ की दोहराई हुई है। आगे चलते हैं। अगला पैरा है, जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। शब्दार्थ, सुगबुगाहट का अर्थ है हिलना डुलना, पचखियाँ का अर्थ है अंकुरन होना, बीज अंकुरित होते हैं, पचकियाँ मतलब अंकुरन होना। दशाश्वमेध, बनारस में गंगा किनारे का एक घाट, उसका नाम है दशाश्वमेध घाट। निचाट का अर्थ है बिल्कुल पूरी तरह खाली। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि बनारस में बसंत के आने पर प्रत्येक सजीव वस्तु में हरकत आ जाती है, वह हिलने डुलने लगती है। अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में नए रस का संचार, नए जीवन का संचार होने लगता है और जो अभी धरती के अंदर बीज रूप में विद्यमान है, धरती के भीतर है, उसमें अंकुरन फूटने लगते हैं, उसमें पौधे निकलने लगते हैं। बसंत के आगमन पर प्रकृति में नए जीवन का संचार होने लगता है। आदमी जब दशाश्वमेध घाट पर जाता है तो गंगा के निरंतर स्पर्श से घाट का पत्थर भी मुलायम हो जाता है, अर्थात हमारे मन में व्याप्त कठोरता भी आस्था व भक्ति से मुलायम होने लगती है। बसंत के आगमन पर गंगा के घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखें भी अजीब सी नमी से भरी रहती हैं। भिखारियों के कटोरों का एकदम खालीपन, निचाट खालीपन एक विचित्र सी चमक से भरा हुआ दिखाई देता है, अर्थात उनके खाली कटोरे भी दान दक्षिणा से लबालब भर उठते हैं। विशेष वही है पहले वाला ही, खड़ी बोली
हिंदी का प्रयोग है। तद्भव और देश शब्दों का प्रयोग है। श्रृंगार रस की रचना है। माधुर्य काव्य गुण है। और अनुप्रास है। बैठे बंदरों में अनुप्रास अलंकार है। अलंकार ब ब की दोहराई हुई है, मुक्तक छंद की रचना है। आगे चलते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। शब्द अर्थ है। अनंत का अर्थ है असंख्य, जिसका कोई अंत नहीं। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी बनारस में बसंत को भिखारियों के खाली कटोरों में उतरते देखा है? अर्थात बसंत के आगमन पर बनारस में पर्यटक और यात्रियों के गंगा घाट पर आने से भिखारियों के खाली कटोरों में दान दक्षिणा के कारण रुपए पैसे भरने लगते हैं। कवि कहते हैं कि यह शहर रोज इसी तरह खुलता है, अर्थात इसी तरह शहर में लोगों का आना, लोगों से इस शहर का भर जाना और फिर मौसम के साथ लोगों का चले जाना एक विशेष नियम से अपने आप ही होता रहता है। कवि कहते हैं बनारस शहर का जीवन चक्र कुछ इसी प्रकार से चलता है, जो कि जीवन की इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ शुरू होता है और शाम तक जलते शवों के समान खाली होता जाता है। जीवन का प्रारंभ और अंत बनारस के घाटों में स्पष्ट दिखाई देता है। इस शहर के लोग बनारस की अंधेरी गलियों से गुजरते हुए शव को कंधे पर उठाकर दशाश्वमेध पर जलाने के लिए ले जाते हैं। दशाश्वमेध घाट पर शव जलते ही रहते हैं। चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। बनारस की अंधेरी गलियों से चमकती गंगा तक की शव यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती। विशेष खड़ी बोली का प्रयोग है। देशीय शब्दों का प्रयोग है। श्रृंगार रस की रचना, माधुर्य गुण है और रोज रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगले पैरे की तरफ चलते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। व्याख्या है। कवि बनारस की संस्कृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस शहर में धूल धीरे धीरे आराम से उड़ती है। लोग भी धीमी गति से शांति पूर्वक काम करते हैं, भागते दौड़ते नहीं दिखाई देते। इस शहर में मंदिरों के घंटे धीरे धीरे बजते हैं, शाम भी धीरे धीरे होती है। ये क्रियाओं का धीरे धीरे और सामूहिकता में होना एक लय की रचना करता है और इससे यह शहर सांस्कृतिक इकाई के रूप में बन जाता है। इतनी भीड़ और शहर की आबादी के बाद भी सब कुछ व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलता है, कहीं कुछ अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त नहीं होता। यहाँ पर सदियों से जीवन वैसे ही धीमी गति से चलता आ रहा है। चीज़ें सदियों से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित हैं। सदियों से गंगा के घाट पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी दिखाई देती है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाओं सदियों से जहाँ पर रखी हुई थी आज भी उसी स्थान पर सुशोभित है। विशेष है। भाषा खड़ी बोली है। शब्दावली तद्भव और देशीय शब्दों का प्रयोग है। श्रृंगार रस की रचना है। माधुर्य काव्य गुण है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और की कुछ में अनुप्रास अलंकार है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। शब्दार्थ हैं। सही सांझ, शाम की शुरुआत। आलोक का अर्थ है प्रकाश, अद्भुत का अर्थ है अनोखा। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि शाम की आरती के समय कभी बिना सूचना के इस शहर में प्रवेश कर जाओ। आरती के प्रकाश में यदि तुम इस शहर को अचानक देखोगे तो इसकी अद्भुत बनावट तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। यह शहर आरती के प्रकाश में आश्चर्यजनक दिखाई पड़ेगा। उस समय शहर के आधे लोग जल में दिए जलाते हुए दिखाई देंगे। शहर के आधे लोग पूजा पाठ मंत्र जाप करते दिखाई देंगे। आधे लोग गंगा के दशाश्वमेध
घाट पर चिता जलाते दिखाई दे जाएंगे, आधे लोग नींद के आगोश में डूबते दिखाई दे जाएंगे, तो आधे लोग शंख के नाद में मग्न और पूजा पाठ करते दिखाई दे जाएंगे। तात्पर्य यह है कि बनारस शहर में सांस्कृतिक प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, श्रद्धा और भक्ति है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता का मिला जुला स्वरूप भी है। विशेष है भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, शब्दावली तद्भव देशीय शब्दावली का प्रयोग है, श्रृंगारस की रचना है, माधुर्य काव्य गुण है और आरती के आलोक और आधा में अनुप्रास अलंकार है। लास्ट पैरा है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि बनारस शहर है जो दो भागों में बटा है, आधा शहर भौतिक आर्थिक सांसारिक गतिविधियों का है और आधा शहर आध्यात्मिक अलौकिक पारलौकिक चिंतन का। ये दोनों शहर साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, फिर भी दोनों का अलग अलग अस्तित्व देखा जा सकता है। कवि कहते हैं कि बनारस शहर का आधा भाग भौतिक सुविधाओं का शहर है, वह किसी पारलौकिक सत्ता के सहारे नहीं टिका है, उसे कोई आस्था विश्वास के स्तंभ नहीं थामे हुए हैं। शहर का यह भाग अलौकिक नियमों और सिद्धांतों से चलता है, शहर का यह भाग लाभ और लोभ में डूबा हुआ है। बनारस शहर का आधा भाग जो पारलौकिक सत्ता के सहारे टिका है, उसे जगमगाते मंदिरों के कलश थामे हैं, दशाश्वमेध पर निरंतर जलती चिताओं से उठती अग्नि और राख के धुएं थामे हुए हैं। यह गंगा की आरती के समय आरती के पात्र से उठने वाली ज्योति की लपटें और धुएं से गंगा जल में स्तंभ बन जाते हैं, चारों ओर आरती की सुगंध फैल जाती है। ईश्वर की प्रार्थना में मनुष्य के उठे हुए हाथ मानो किसी न दिखाई देते हुए सूर्य को जलांजलि देते हुए प्रतीत होते हैं। सदियों से इस शहर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का आयोजन होता आ रहा है। यह अपनी इसी आस्था के सहारे अपने में मग्न है तथा इसे अन्य किसी और की कोई चिंता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शहर अपनी दूसरी टांग से पूरी तरह बेखबर है और उसे उसका ध्यान भी नहीं आता है। कहने का भाव है कि शहर का आधा हिस्सा ऐसा है जो शहर के लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा रहता है, जो शहर को जिंदा रखते हैं, शहर के लोगों के लिए खान पान और आवास आदि की सुविधा जुटाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बनारस का वह वर्ग जो परलोक सुधारने में लगा है, इस आधे शहर से अपरिचित ही रह जाता है। विशेष है भाषा खड़ी बोली है, शब्दावली तत्सम शब्दावली, श्रृंगारस है, माधुर्य काव्य गुण है, ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है और मुक्तक छंद की रचना है। प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। कवि कहते हैं कि बनारस में बसंत ऋतु का आगमन बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ही होता है। बनारस के लहर तारा तथा मडुवाडी मोहल्लों की ओर से धूल भरी तेज आंधी चलने के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस धूल भरी आंधी चलने से शहर में रहने वाले लोगों के मुंह में धूल चली जाती है, जिस कारण उनकी जीभ किरकिराने लगती है। नेक्स्ट है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है। उत्तर है, बसंत के आगमन पर गंगा के घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखें भी अजीब सी नमी से भरी रहती हैं। भिखारियों के कटोरों का एकदम खालीपन एक विचित्र सी चमक से भरा हुआ दिखाई देता है, अर्थात उनके खाली कटोरे भी दान दक्षिणा से लबालब भर उठते हैं। आगे है प्रश्न, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। बनारस शहर का जीवन चक्र धीरे धीरे निरंतर चलता है, जो कि जीवन की इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ शुरू होता है और शाम तक जलते शवों के साथ खाली होता जाता है। जीवन का प्रारंभ और अंत बनारस के घाटों में स्पष्ट दिखाई देता है। इस शहर के लोग बनारस की अंधेरी गलियों से गुजरते हुए शव को कंधे पर उठाकर दशाश्वमेध पर जलाने के लिए ले जाते हैं। दशाश्वमेध घाट पर शव जलते ही रहते हैं, चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। आगे है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है।
कवि बनारस की संस्कृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस शहर में धूल धीरे धीरे आराम से उड़ती है, लोग भी धीमी गति से शांतिपूर्वक काम करते हैं, भागते दौड़ते दिखाई नहीं देते। इस शहर में मंदिरों के घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, शाम भी धीरे धीरे होती है, क्रियाओं का धीरे धीरे और सामूहिकता में होना एक लय की रचना करता है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? धीरे धीरे की इस सामूहिक लय में पूरा बनारस शहर सांस्कृतिक इकाई के रूप में बंध जाता है। इतनी भीड़ और शहर की आबादी के बाद भी सब कुछ व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलता है, कहीं कुछ अव्यवस्थित तथा अस्त व्यस्त नहीं होता। चीजें सदियों से जहां विद्यमान थी वहीं पर स्थित हैं। सदियों से गंगा के घाट पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी दिखाई देती है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊं सदियों से जहां पर रखी हुई थी आज भी उसी स्थान पर सुशोभित है। सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? कवि कहते हैं कि शाम की आरती के समय कभी बिना सूचना के इस शहर में प्रवेश कर जाओ और आरती के प्रकाश में यदि तुम इस शहर को अचानक देखोगे तो इसकी अद्भुत बनावट तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। यह शहर आरती के प्रकाश में आश्चर्यजनक दिखाई पड़ेगा। उस समय शहर के आधे लोग जल में दिए जलाते हुए दिखाई देंगे, शहर के आधे लोग पूजा पाठ मंत्र जाप करते दिखाई देंगे, आधे लोग गंगा के दशाश्वमेध घाट पर चिता जलाते दिखाई दे जाएंगे। 7वां प्रश्न है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बनारस शहर के लिए 2 जगह मानवीय क्रियाएं प्रकट हुई हैं, वे इस प्रकार हैं। इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसमें व्यंजनार्थ है कि धूल भरी आंधी चलने से महान पुराने बनारस शहर में रहने वाले लोगों के मुंह में धूल चली जाती है, उन्हें धूल फांकनी पड़ती है जिस कारण उनकी जीभ किरकिराने लगती है। दूसरा है, अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस शहर का आधा हिस्सा ऐसा है जो शहर के लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा रहता है, जो शहर को जिंदा रखते हैं, शहर के लोगों के लिए खान पान और आवास आदि की सुविधा जुटाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बनारस का वह वर्ग जो प्रलोक सुधारने में लगा है इस आधे शहर से अपरिचित ही रह जाता है। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को, ये पूरी पंक्ति है, इसका हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे। भाषा इसमें खड़ी बोली है, शब्दावली तद्भव और देशीय शब्दों का प्रयोग है, श्रृंगार रस की रचना है, माधुर्य काव्य गुण है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कि कुछ में अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक छंद की रचना है। अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं है। इसकी शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है, भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, शब्दावली तद्भव और देशीय शब्दों का प्रयोग है, श्रृंगार रस की रचना है, माधुर्य काव्य गुण है और आधा में अनुप्रास अलंकार है। अपनी एक टांग पर बेखबर, इसका शिल्प सौंदर्य है, वही सेम आ जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली है, श्रृंगार रस की रचना है, माधुर्य काव्य गुण है। बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है, ब जो है उसकी दोहराई हुई है, वर्ण जो है इसकी दोहराई हुई है, आगे मुक्तक छंद की रचना है। तो बच्चों यहीं पर आपकी बनारस कविता समाप्त होती है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।